सब लोग हवेली से निकल जाते हैं। उनके जाते ही निकिता और राम परेशानी से इधर उधर घूमने लगते हैं। लेकिन सोहन को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। उसे लगा था कि अक्षत क्या ही कर सकता है उनके साथ। लेकिन उसके माँ पापा जानते थे कि अभी जो इंसान उन्हें धमकी दे के गया है वो सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाता, डायरेक्ट काम ख़त्म करता है। और अब अगर उसने बोला है कि हमें हमारे घर से बाहर कर देगा तो वो कर देगा। वो दोनों परेशानी से इधर उधर चक्कर लगाने लगते हैं। सोहन उनको शांत कराते हुए बोलता है, मॉम डैड आप दोनों बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। एक टुच्चे से आदमी ने आपको धमकी क्या दे दी है? आप ऐसे परेशान हो गए मानो इंडिया का पीएमओ और हमें देश से निकालने का फरमान सुना के गया हो। निकिता उसको जवाब देती है, वो आदमी सिर्फ बोलता नहीं है, उसकी जुबान पत्थर की लकीर होती है। वो एक पल को ही दुनिया ख़त्म हो सकती है, लेकिन उस इंसान का कहा टाला जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। निकिता के मुंह से अक्षत का गुणगान सुन के राम को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से हाल में रखी टेबल को उठा के फेंक देता है और फिर निकिता का गला पकड़ के दबाने लगता है और गुस्से से दांत को पीसते हुए बोलता है, अपनी जुबान से उसका गुणगान गाना बंद करो, वरना उससे पहले मैं तुम्हें ही इस दुनिया से पासल कर दूंगा। सोहन अपने डैड को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन राम गुस्से से एकदम पागल हो गया था। वो सोहन को भी धक्का दे देता है। राम निकिता की सांसें टूटता देख खुद ही उसे छोड़ देता है और अपने कमरे की ओर चला जाता है। सोहन अपनी माँ को संभालता है। थोड़ी देर में निकिता नॉर्मल हो जाती है। उसके चेहरे से गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। सोहन को भी अपने पापा का व्यवहार समझ नहीं आता कि वो उसकी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। निकिता गुस्से से राम के रूम की ओर देखते हुए बोलती है, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। इसका मैंने इतने वक्त तक ध्यान रखा, इसकी इतनी सेवा करी, इसके लिए अच्छे से दुश्मनी मोल ली और इसको तो कोई कदर ही नहीं है। अगर इसको कोई मतलब नहीं है तो मुझे भी नहीं है। जब जो करना है वो मैं खुद करूँगी और सिर्फ अपने लिए ही। सोहन भी अपनी माँ से सहमत था। वो भी हाँ में हाँ मिला देता है। वहीं दूसरी ओर वो इंसान गुस्से से अपने आदमियों को बस मारे ही जा रहा था। वो अर्नव और अक्षत का गुस्सा अपने आदमियों पर निकाल रहा था। उसका असिस्टेंट उसे रोकते हुए बोलता है, सर प्लीज़ आप अपना गुस्सा ऐसे मत निकालिए। अगर निकालना है तो अक्षत सिंघानिया और उसकी फैमिली पे निकालिए। असिस्टेंट की बात सुन के वो इंसान चुप हो जाता है। वो सोफे पर बैठ जाता है और सामने रखी वाइन की बोतल को मुंह से लगा लेता है। थोड़ी ही देर में वो पूरी की पूरी बोतल खाली कर चुका था। वो बोतल को उठा के अपने एक आदमी के सिर पर फेंक देता है। उस आदमी के सिर से खून बहने लगता है। वो आदमी अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, मुझे उस अक्षत सिंघानिया की बेटे की लाश चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। असिस्टेंट ओके सर बोल के वहाँ से निकल जाता है और वो इंसान बाकी की बॉटल्स खाली करने लगता है। वहीं बाकी सब अपने घर आ चुके थे। सबको घर छोड़ने के बाद अर्णव, सिड और अमन अपने ऑफिस की जयपुर ब्रांच के लिए निकल जाते हैं। सब घर पर ही होते हैं। उस आदमी के असिस्टेंट ने अपने कुछ लोगों को अर्णव पर नज़र रखने को बोल दिया था। वो उसका पीछा कर ही रहे थे, इसी आशा से कि उन्हें उन तीनों भाइयों के ऑफिस जाने की खबर लग चुकी थी और वो असिस्टेंट को बता देता है। असिस्टेंट अपने लोगों को उनका काम समझा देता है। उनके लोग भी अपने काम पे लग जाते हैं।
शाम को सिड और अमन घूमने के लिए ऑफिस से जल्दी ही निकल जाते हैं। अर्नव देर रात को ऑफिस से घर जाने को निकलता है। आज उसे काफ़ी वक्त लगने वाला था, इसलिए उसने ड्राइवर को भेज दिया था और गार्ड भी उसके साथ नहीं थे। वो खुद ही ड्राइव करते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो इग्नोर कर देता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे अपने पीछे बहुत सारी कारें आती हुई दिखाई देती हैं। वो मिरर से उन्हें देखते हुए अपने मन में बोलता है, अच्छा तो ससुराल वाले आए हैं मेरी मैयत बनाने, पर कोई नहीं, मज़ा आएगा। वैसे भी कुछ दिनों से कुछ ढंग की एक्सरसाइज भी तो नहीं की है। वो फिक्र हो के आराम से जा रहा था। कुछ दूर जाके एक सुनसान जगह पे वो लोग उसकी कार को ओवरटेक कर लेते हैं। अर्नव आराम से गर्दन के पीछे हाथ लगा के आराम से सीट पर बैठ जाता है। वह सब लोग कारों से बहुत सारे आदमी गन लिए बाहर आते हैं। उन सब ने अपने अपने हाथों में राइफल को पकड़ रखी थी। अर्नव उन्हें देख के एक डेविल स्माइल करता है। उन गुंडों का सरदार आगे आता है और सबको ऑर्डर देते हुए बोलता है, गब्बर को ख़त्म करो कालिया, फिर मौसी के पास भी तो जाना है बसंती का हाथ मांगने। सरदार की बात पे उसके सारे के सारे आदमी हंसने लगते हैं। वो अपने सरदार का हुक्म मान के राइफल उठा के शूट करने लगते हैं। अर्नव आराम से अपने मौज में बैठा था, क्योंकि उसकी कार बुलेट प्रूफ थी तो कुछ होना ही नहीं था। गुंडे उसको शूट कर रहे थे। थोड़ी देर में बेचारे बिना बुलेट के राइफल लेकर खड़े थे। सरदार एक एक को सुनाते हुए बोलता है, गधों में खाली होने क्या गया, तुम सबको इतनी अकल नहीं कि वो कार बुलेट प्रूफ है, उसको बाहर निकाल के शूट करते हो, अब बिना गोलियों के खड़े हो। तभी एक आदमी बोलता है, सरदार आपने ही तो बोला था शूट करो, ये थोड़ा बोला था कि उसको बाहर निकाल के शूट करो, और अगर हम अपना दिमाग यूज करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है, फिर आप बोलते हैं कि हम आपकी बात ही नहीं सुनते हैं। बेचारा सरदार अपने महान लोगों की इतनी इज्जतदार बातें सुन के खुद शर्म से पानी पानी हो गया। वो अपना सर पीट लेता है। अबे वो मूर्खों के पंचायती राज, हमें इस लड़के को मारने के लिए भेजा है, इसकी आरती उतारने को नहीं। अगर कार बुलेट प्रूफ है तो उसको बाहर निकाल के शूट करो। गुंडे सरदार की बात सुन के अर्नव की कार के पास जाके डोर तोड़ने लगते हैं। अर्नव उनको रोकते हुए बोलता है, क्यों थक रहे हो बे। वो कार का डोर ओपन करता है और फिर वह खुद ही बाहर आ जाता है। सरदार उसके पास जाके बोलता है, छोरा सुधरो तो घनों सी तू, किसी छोरी के ब्याह करवा लेता, या हमारे मालिक की छोरी को तने हाथ क्यों लगाया, और अब अगर लगा दिया है तो भुगत। अर्नव खुद के लिए इतनी गंदी गंदी बातें सुन के गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो गुस्से से गन निकाल के सरदार को उसी वक्त ही शूट कर देता है। गोली सीधा सरदार के माथों के बीचे बीच लगी थी और वो वहीं दम तोड़ चुका था। सरदार को मरा देख बाकी के लोग वहां से भागने लगते हैं। अर्नव गुस्से में सबको शूट कर रहा था। जिसको जगह मिल रही थी उसी ओर भाग रहा था। कोई जंगल में घुस गया, कोई पेड़ में लटक गया, लेकिन अर्नव गुस्से से सबको ढूंढ ढूंढ के कर रहा था। कुछ ही देर में उसने सब लोगों का सफाया कर दिया था। वो सबको देखने के बाद वहां से घर की ओर जाने लगता है कि फ़ोन की रिंग उसे सुनाई देती है। सरदार का फ़ोन रिंग कर रहा था।
अर्नव फ़ोन उठा लेता है। सामने से उस आदमी का असिस्टेंट बोलता है, काम हुआ? सर को उस लड़के की डेड बॉडी चाहिए, जल्दी लेकर आओ। अर्नव थोड़ा हौले से बोलता है, काम हो गया है, हम आ रहे हैं लेके। अर्नव कॉल को कट करके राहुल को कॉल करता है। राहुल बेचारा अभी ही तो घर पहुंचा था। अपने बॉस का कॉल देख के ना चाहते हुए भी उसे कॉल अटेंड करने पड़ता है। सामने से अर्नव कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और बिना उसकी बात सुने ही वह कॉल को कट कर देता है। राहुल बेचारा सदमे से उस फोन को देख रहा था और सोच रहा होगा कि क्या जिंदगी है उसकी। राहुल बेचारा अपने काम में लग जाता है क्योंकि अब बेचारे के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था।